का फिर से एसआर आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अपन भारतीय जो मतलब संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व और उसमें एकात्मक लक्षण पढ़ रहे थे। और एकात्मक लक्षण के अंदर जो पहले से 4 तक पढ़ लिए थे पहले वाले वीडियो में, अब देखिएगा 5वां है, वो है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। यानी भारत के अंदर है जो राज्यसभा के अंदर सीटों का बंटवारा किया गया है वो समानता के आधार पर नहीं है, और ये जनसंख्या के आधार पर किया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वाधिक सीटें और कम जनसंख्या वाले राज्यों में कम सीटें। तो देखिएगा कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा समानता के आधार पर नहीं, ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिस राज्य की पॉपुलेशन यानी जिस राज्य की जो जनसंख्या है सर्वाधिक होगी वहां सीटें भी सर्वाधिक होगी तथा जहां पर जनसंख्या न्यून होगी वहाँ सीटें भी कम होगी। नोट लगा के लेना है। जबकि अमेरिका में उच्च सदन सीनेट में सीटों का बंटवारा समानता के आधार पर किया गया है, समानता के आधार पर किया गया है। जैसे प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुन करके आते हैं। यानी कि वहाँ पर 50 स्टेट हैं, यानी 50 राज्य हैं, तो 2 सदस्य यानी कुल मिलाकर के सीनेट के अंदर है 100 सदस्य चुन करके आते हैं। ये बंटवारा समानता के आधार पर किया गया है। जबकि भारत के अंदर है ये जो बंटवारा है जनसंख्या के आधार पर किया गया, इसलिए असमान है क्योंकि जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है वहाँ सीटें भी कभी ज़्यादा होगी और जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ सीटें भी कम होगी। देखिएगा एकल संघीय न्याय व्यवस्था की भारत में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है और राज्यों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है, तो यदि किसी राज्य के खिलाफ में अपील करनी है तो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में जो प्रत्येक न्यायालय है यानी जो प्रत्येक जो हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, सारे के सारे न्यायालय हैं,
वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, इसलिए आप राज्यों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हो। जबकि अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अपन ने पढ़ा है कि जो प्रत्येक राज्य का आपका अलग से संविधान होता है, तो वहाँ पर न्यायालय भी प्रत्येक राज्य का अलग से होता है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। जबकि अपने भारत में जो राज्यों के विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देखिए जो अपना जो 7वां लक्षण है वो है राज्य को पृथक का अधिकार नहीं है। जो अपन पहले पढ़ रहे थे, जो एक पहला पॉइंट पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में जो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, मैंने ये भी बताया था कि ये जो फेडरेशन और यूनियन है, दोनों का अर्थ संघ होता है। जबकि भारतीय संविधान में यूनियन शब्द को अपनाया गया। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य है वो संघ से अलग हो सकता है, जबकि यूनियन के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि राज्यों को पृथक का अधिकार नहीं है कि भारत में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। और इसी संदर्भ में एक संविधान संशोधन भी होता है। इसी संदर्भ में 1963 में 16वां संविधान संशोधन भी हुआ। संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा 16वां संविधान संशोधन 1963 में होता है और इसके द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि राज्य है वो केंद्र से पृथक नहीं हो सकते हैं, यानी केंद्र के अधीन रहेंगे। एकल नागरिकता देखिएगा भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। और इसका तात्पर्य है कि भारत के सभी नागरिकों के पास केवल भारत की नागरिकता होगी, यानी कि स्टेट की अलग से कोई नागरिकता नहीं होगी। सभी नागरिकों के पास में केवल और केवल भारत की नागरिकता होगी। तो यहाँ देखिएगा अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इन देशों में क्या है कि यहाँ पर भी संघीय व्यवस्था है। और संघीय व्यवस्था के अंदर आमतौर पर होता क्या है कि दोहरी नागरिकता होती है। पहली होती है संघ की और दूसरी होती है राज्य की। तो यहाँ के जो नागरिक हैं, जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इनके पास में है दोहरी नागरिकता। इस दोहरी नागरिकता में क्या होगा कि पहले तो उनके पास में होगी कि उस स्टेट की नागरिकता होगी पहली, फिर होगी उसके पास में केंद्र की, ये दो होगी। लेकिन जबकि भारत के अंदर है स्टेट की नागरिकता का प्रावधान नहीं है, केवल उनके पास में भारत की नागरिकता होगी। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर था कि वहाँ दोहरी नागरिकता थी, लेकिन वो भी अब हटा दी गई है। तो आपको केवल याद रखना है कि भारत के सभी नागरिकों के पास में केवल एक ही नागरिकता होगी, वो है भारत की नागरिकता। देखिएगा जो 9वां जो पॉइंट है वो है सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। कि भारत में संसद
राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए राज्यों की अनुमति अनिवार्य नहीं है और ऐसा संसद साधारण बहुमत से संशोधन करके करती है। फिर देखिएगा, एक नोट लगा के ये भी बात लिखनी है कि एक आर्टिकल है अनुच्छेद 7 और 7 के अंदर लिखा गया है कि जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, या तो उस राज्य की राजधानी का नाम परिवर्तन किया जा रहा है, या फिर उसमें कुछ नए गांव जोड़े जा रहे हैं, या उसमें से कुछ गांव दूसरे स्टेट में जोड़े जा रहे हैं। तो ऐसा क्या करता है कि राष्ट्रपति जो राज्य विधानमंडल प्रभावित हो रहा है उसके पास में उसकी सहमति लेने के लिए पत्र जरूर भेजेगा, लेकिन यदि राज्य सहमत नहीं है तो वो बात मानने के लिए राष्ट्रपति कोई बाध्य नहीं है। तो ये बात है कि अनुच्छेद 7 में, यानी कि जिस राज्य विधानमंडल की सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का विचार जान सकता है, लेकिन ये विचार मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी कि जो सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा, देखिएगा भारत की संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसको पुनर्गठित कर सकती है, और इसके लिए राज्यों की अनुमति यानी सहमति की कोई अनिवार्यता नहीं है। और ऐसा संसद इसलिए करते हैं क्योंकि साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, और साधारण बहुमत वो कानून संसद के द्वारा ही पारित होता है। साधारण बहुमत से संशोधन करके करती हैं। और फिर है भारत के संविधान में एक आर्टिकल 7 है, उसमें लिखा गया है कि जिस राज्य की विधानमंडल की सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, या तो जो राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, और राष्ट्रपति के पास में एक अधिकार होगा कि उस राज्य विधानमंडल का विचार जान सके कि वो परिवर्तन के पक्ष में है या नहीं है। विचार जान सकते हैं, लेकिन वो विचार क्या है, वो सहमत है या नहीं है, इस विचार को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। इस कारण से ये सीमाओं में परिवर्तन राज्यों की सहमति की कोई अनिवार्यता नहीं होती है, क्योंकि ये अधिकार संसद के पास में है।